हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आंसर की। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन के, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है जो ये ओनली फॉर गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसका भी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का एग्ज़ाम है, बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी कोर्स से हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें बताया गया है मतलब कितने बार स्टूल जाने पर लूज वोवेल्स जो होती हैं, लूज स्टूल पर डे, उसको हम डायरिया जैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लगभग 5 बार डेली 5 और मोर लूज स्टूल्स पर डे इज डिफाइन एज डायरिया। प्रतिदिन 5 या अधिक पतले मल का होना डायरिया की परिभाषा है। फूड कंटेंट्स, भोजन में उपस्थित होते हैं न्यूट्रिएंट्स, नॉन न्यूट्रिएंट्स, बोथ या नन। देखो, भोजन जो हम करते हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि केवल न्यूट्रिएंट्स ही हों, केवल पोषक तत्व ही हों, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे विटामिन जो होते हैं उसको हम न्यूट्रिएंट्स में नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे पदार्थ और भी होते हैं जिनको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा, ठीक है, मल और मूत्र के थ्रू बाहर कर देते हैं। तो दोनों प्रकार के उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या आएगा? तो माइक्रोविलाई जो होती हैं, छोटी आंत की माइक्रोविलाई, वो सतही क्षेत्रफल सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत, उसमें जो माइक्रोविलाई होते हैं, यहाँ पे विलाई मिल रहा है आपको रसांकुर, मतलब माइक्रोविलाई जिसको हिंदी में सूक्ष्मांकुर बोलते हैं, वही क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, जिससे इंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती हैं, लाखों करोड़ों में मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं उस इंजाइमेटिक रिएक्शन में। तो वो सरफेस एरिया ज़्यादा जब मिल जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो फास्ट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। हार्ट हैज चेम्बर्स, इसमें आपको फिल करना है हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आप सबको पता है 4 होते हैं, लेकिन देखो अब इसमें कई सारे क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं। हार्ट पूछा है सीधे, ये नहीं पूछा है कि ह्यूमन हार्ट। अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, किसी में 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हार्ट पूछा है, तो ये आप मान के चलिए कि ह्यूमन के लिए ही पूछा गया होगा। तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, आप लोग जानते ही हो, 2 वेंट्रिकल होते हैं और 2 एट्रियम होते हैं, ठीक है। निलय और अलिंद आपको पता होगा। द फर्स्ट फूड पिरामिड वाज पब्लिश्ड इन, प्रथम फूड पिरामिड का प्रकाशन किस सन में हुआ था और कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है इंडिया 1962, जिनेवा 2005, यूनाइटेड स्टेट 1992, स्वीडन 1974। तो ये स्वीडन में हुआ था सर्वप्रथम, जो है फूड पिरामिड का प्रकाशन स्वीडन में 1974 में हुआ था। फूड पिरामिड इज इन शेप पूछा है, उसका आकार, जो आकृति होती है किस शेप में होती है? तो आप सबको पता है ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है, मतलब त्रिकोणाकार होता है फूड पिरामिड। लो सोडियम डाइट इज गिवन इन, निम्न कम मात्रा में सोडियम युक्त आहार किसको दिया जाता है? जिसमें देखो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर जिसका हाई होता है, या हम बोल सकते हैं हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है, उसको हम कम कंसंट्रेशन वाला, सोडियम की जो है मात्रा, कंसंट्रेशन कम होती है इसकी डाइट में। सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ, सुक्रोज जो चीनी होती है, ये आप सबको पता होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। फ्रक्टोज मीठा होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए चीनी भी मीठी होती है। ग्लूकोज भी मीठा होता है लेकिन बहुत कम होता है, फ्रक्टोज ज़्यादा होता है। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, और ग्लूकोज में एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। ये भी आपसे पूछा, ये मान के चलो ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है सुक्रोज। इसी तरह से सुक्रोज की जगह पे आपसे पूछा जा सकता है माल्टोज। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ऐसे ही लैक्टोज पूछ सकता है आपसे, लैक्टोज
लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, गैलेक्टोज। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और जो लैक्टोज होता है ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बॉडी स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ, शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करता है? तो आपको पता है जो लीवर हमारा होता है, लीवर की हिपेटोसाइट सेल, लीवर की हिपेटोसाइट सेल्स प्लस मसल जो होती है हमारे बॉडी की मसल्स, इनमें ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में स्टोर करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय द पैंक्रियाज, क्या होता है जब अग्न्याशय इंसुलिन का स्रावण करता है? ग्लूकोगान इज रिलीज्ड बाय ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। नहीं, ये तो बात गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब इंसुलिन सिक्रेट होगा अग्न्याशय से तभी ग्लूकेगॉन अपनी सभी सेल्स से मुक्त होने लगेगा। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ग्लूकेगॉन भी अग्न्याशय से ही सिक्रेट होता है। और ये जो ग्लूकेगॉन होता है अल्फा कोशिकाओं से निकलता है, अल्फा सेल्स से, और इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है पैंक्रियाज की। ग्लूकोज इज रिलेटेड बाय ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, शरीर की समस्त कोशिकाएं ग्लूकोज मुक्त करने लगते, रिलीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होता है, इंसुलिन जब सिक्रेट होता है तो बॉडी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है हमारे बॉडी का, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करने लगता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है, ठीक है, मधुमेह डिजीज़ होता है, वो क्या लेता है, इंसुलिन लेता है, ताकि उसका जो बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको ये घटा दे। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। ये पार्ट 1 है फूड न्यूट्रिशन का, और मैं आज ही आपको या कल सुबह तक आपको और इसके क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अच्छे से हो जाए जिनका बचा हुआ है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर, ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें सल्फ़र होता है, सल्फ़र युक्त अमीनो अम्ल। तो सल्फ़र युक्त जो सिस्टीन और मिथियोनिन है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इसका। सिस्टीन में सल्फ़र होता है और मिथियोनिन में होता है। जिंक इज़ नीडेड बाय द बॉडी फॉर, जिंक जो होती है, जिंक की क्या ज़रूरत होती है? तो जिंक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लगभग 100 टाइप की, ऑलमोस्ट 100 इंजाइमेटिक रिएक्शन ऐसी होती हैं हमारी बॉडी में, जिसमें जो इंजाइम रिक्वायर होते हैं उसको एक्टिव करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। बाकी ये जो है इम्यूनिटी, हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। और इसमें स्कॉर्बिक एसिड मतलब ये विटामिन सी की बात कर रहा है, विटामिन सी। टोकोफेरोल मतलब विटामिन ई। और ये ग्लूटामिक एसिड, ये क्या है, एक प्रकार का अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड होता है, ठीक है। तो आप जो वाटर है, वाटर क्या करता है, हमारे शरीर के जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है। अगर बहुत ज़्यादा मान लो हीटिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो क्या होता है, स्वेट जो होता है, पसीना निकलने लगता है बाहर, उससे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम पड़ जाता है बॉडी का। इसलिए देखो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं उसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसको मेंटेन रखने के लिए जो है वाटर बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, रक्तचाप को किससे मापा जाता है? कैलोरीमीटर नहीं, इससे तो कैलोरी का करते हैं। एंथ्रोपोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर और हीमोग्लोबिनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है, इसी से हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं, रक्तचाप को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन द पेरेंट्स यूज टू assess the adequacy of the infant's nutrition। माता पिता निम्न में से किसका उपयोग शिशुओं, मतलब बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, के पोषण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए करते हैं। तो तीनों मेथड हैं जिससे कि वो आकलित कर सकते हैं। एडिक्वेट वेट गेन मतलब वजन में पर्याप्त वृद्धि, गुड यूरिन आउटपुट मतलब अच्छी मात्रा में मूत्र का विसर्जन, और कैलोरीज काउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। हु इज़ द फादर ऑफ न्यूट्रिशन,
पोषक जो है, पोषण के जनक कौन हैं? तो ये एंटोनी वॉन लेवोसियर को श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही न्यूट्रिशन के बारे में फर्स्ट टाइम बताया था। द एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन आवर बॉडी इज, देखो वैसे तो हमारे बॉडी में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, इसको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये तीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब मेटल्स में पूछता है, इसमें मेटल दी हुई है, फास्फोरस को छोड़ दो तो मेटल है, सोडियम, आयरन और कैल्शियम। मेटल्स में सबसे ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारी हड्डियों में, दांतों में, ठीक है, इन सारी चीज़ों में प्रेजेंट होता है, और हड्डियाँ बहुत सारी हैं बॉडी में, तो कैल्शियम काफ़ी लार्जेस्ट अमाउंट में होता है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द मील प्लानिंग, जो आहार नियोजन है उसको कौन प्रभावित करता है? एज भी, ऑक्यूपेशन और फिजिकल कंडीशंस, व्यवसाय, उम्र, शारीरिक व्यवस्थाएं सभी डिपेंड करती है, इस पर जो है अफेक्ट डालती है। प्रोग्राम्स फॉर ओल्डर पीपल, वृद्ध व्यक्तियों हेतु कार्यक्रम है, तो इसको आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। जैसे इस टाइम अभी वो प्रधानमंत्री योजना चलती हैं, सारी योजनाएं, उसी तरह से प्रोग्राम से योजनाएं हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 58 का क्वेश्चन आंसर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्स दैट इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा में भाग लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं कौन सी हैं? नर्व सेल्स मतलब तंत्रिका कोशिकाएं, प्लेटलेट और आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कणिकाएं। तो डब्ल्यूबीसी में मेनली देखो मोनोसाइट जो होते हैं, मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट के बाद न्यूट्रोफिल्स, ये सब क्या है? ये इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। बाकी डब्ल्यूबीसी में होते तो बहुत हैं, इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, मतलब कणकीय और अकणकीय। ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, उसमें एग्रेन्युलोसाइट में आते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। क्या आते हैं? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट एग्रेन्युलोसाइट में। और ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं 3 प्रकार के, ठीक है, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और एक आता है इओसिनोफिल। तो ये सारी जो हैं मेनली इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करती हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा में भाग लेते हैं। RDA ऑफ Fe मतलब फेरस, आयरन और कैल्शियम फॉर अ प्रेग्नेंट मदर इज, अगर कोई गर्भवती माता है, महिला है, उसके लिए आयरन और कैल्शियम का RDA कितना होना चाहिए? लगभग 27 mg, मिलीग्राम, mg मतलब मिलीग्राम्स क्या होना चाहिए? आयरन, और 1000 मिलीग्राम कैल्शियम मिलना चाहिए पर डे, इसका RDA है। और इसमें भी कई सारी कैटेगरी होती हैं। अगर वोमेन जो है वो 19 ईयर से ऊपर है तो उसके लिए 1000 मिलीग्राम, अगर इससे ऊपर है तो, और अगर 19 से कम है, अभी यंग है, तो उसके लिए लगभग 1300 मिलीग्राम्स रिक्वायर होता है। 2 years old child needed ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, इसमें आपको फिल करना है कितने प्रोटीन उसको चाहिए। अगर 2 वर्ष का कोई बालक है तो उसको प्रतिदिन लगभग 13 ग्राम, ठीक है, रोज़ 13 ग्राम प्रोटीन मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत ही नज़दीकी ऑप्शन दिए हुए हैं, 12.5, 13, 13.5, 14, तो इसमें कन्फ्यूज़न वाला भी चांस पूरा रहता है। फुलफिल्स ऑल द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस्ड डाइट मतलब संतुलित आहार। मोस्ट डाइटरी फाइबर इज मेड ऑफ, अधिकतर भोज्य रेशे बने होते हैं।
तो ज़्यादातर देखो स्टार्च के भी बने होते हैं, लेकिन सेलुलोज के बहुत ज़्यादा बने होते हैं। स्टार्च के भी बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर बने होते हैं, कुछ काइटिन के भी होते हैं, इनुलिन, लेकिन इसमें पूछा है मोस्ट डाइटरी। ब्रेक डाउन ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड प्रोवाइड्स। ट्राइग्लिसराइड जो फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो 3 फैटी एसिड मिलते हैं हमको और 1 ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है, 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जानते होंगे आप, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल होता है। और इसी से जो है जुड़े होते हैं, हर OH से यहाँ से वाटर मोलिक्यूल निकलता है और 3 फैटी एसिड जुड़ जाते हैं। इस तरह से फैटी एसिड बन जाता है ट्राइग्लिसराइड। जब ट्राइग्लिसराइड को तोड़ोगे 3 फैटी एसिड आपको मिल जाएंगे और 1 ग्लिसरॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा-3 फैटी एसिड। ओमेगा-3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, तो इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नॉट फाउंड इन अमीनो एसिड्स। अमीनो अम्ल में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, देखो ऑर्गेनिक एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रुप पाया जाता है अमीनो एसिड। सिंपल अमीनो एसिड का ये फार्मूला होता है COOH और 1 NH2 और 1 R ग्रुप होगा, 1 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें देखो R ग्रुप एथिल, मेथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है, कई कार्बन चेन का हो सकता है। यहाँ पे एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, बेंजीन वगैरह। अब इसमें देखो कार्बनिक एसिड तो एक प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक एसिड ग्रुप। R ग्रुप भी प्रेजेंट है। आ चेन ऑफ 4 कार्बन इन आ रो। देखो एक इसमें जो R वाला ग्रुप है, इसमें कुछ भी हो सकता है, 4 कार्बन के भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। लेकिन जो NH3 दिया हुआ है ये गलत है, यहाँ पे NH2 होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें NH3 दिया है जबकि NH2 होना चाहिए। हाउ मेनी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स डू वी नीड ईच डे। प्रतिदिन हमें सब्जियों की कितनी सर्विंग की आवश्यकता होती है। मान के चलो वही रिक्वायर्ड तो है 2.5 कप। कितना, 2.5 कप। ठीक है, डेली पर डे के लिए। तो 2 से 3 के बीच ही आता है वो। अगला क्वेश्चन है, Which of the following programs is not sponsored by Ministry of Health and Family Welfare। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं चलाया जाता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट है, विटामिन एंड प्रोफाइलेक्सिस। Which programs is meant for women। महिलाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम है, IADP। नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर। पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो 6 प्रकार के पोषक तत्व डिफाइन किए गए हैं, वो जो कि आपके सामने इस तरह से हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड मतलब वसा, और प्रोटीन, वाटर जल, विटामिन्स और मिनरल्स। ये 6 टाइप के न्यूट्रिशन की कैटेगरी बनाई गई है। Which of the following vitamins are produced by our body। हमारे शरीर में कौन से विटामिन प्रोड्यूस होते हैं, तो आपको पता ही है ABCD-E यही सब होते हैं। लेकिन इनमें से बॉडी के अंदर कौन बनते हैं, विटामिन डी का सिंथेसिस हमारी स्किन द्वारा हो जाता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है ना, कोलीकैल्सीफेरोल इसको बोलते हैं। और विटामिन के जो होता है इसका भी सिंथेसिस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, जो बृहत आंत होती है हमारी, उसमें हो जाता है। ठीक है, विटामिन के का। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द फूड ऑफ मैन आर प्रेजेंट इन। मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूस। देखो गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें स्टार्च को पचाने के लिए कोई नहीं होता है। स्टार्च पूछा है ना, स्टार्च के लिए एमाइलेज एंजाइम चाहिए, एमाइलेज, या फिर उसको हम टाइलिन बोलते हैं, टाइलिन। तो ये एंजाइम पहला तो माउथ में सिक्रेट होता है, मतलब सलाइवा तो सही हो गया। इन दोनों में तो सलाइवा है नहीं, तो ये तो कट गए। 2 में सलाइवा है लेकिन गैस्ट्रिक जूस में नहीं होता है, इसमें पेप्सिन होते हैं जो प्रोटीन को पचाते हैं। यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस लिखा है जिससे कि एमाइलोज सिक्रेट होता है। तो सलाइवा में भी एमाइलेज है, टाइलिन है और पैंक्रियाटिक जूस में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, लार ग्रंथियाँ और अग्न्याशयिक रस।
विटामिन B2 इज रिलेटेड विद, विटामिन B2 संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? विटामिन B2 जो होता है इसका नेम होता है, केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो ये किस लिए रिलेटेड होता है? FMN और FAD। FMN का पूरा नाम होता है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। FAD का मतलब वो फुल नेम होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस तरह से इनका फुल नेम होता है। एसेंशियल फैटी एसिड्स, आवश्यक वसीय अम्ल कौन से होते हैं? इसमें इतने ऑप्शन दिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है 50 वाला। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक प्रोड्यूसेस एन एंजाइम, आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ किस एंजाइम को सिक्रेट करती है? तो आमाशय से अभी बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन सिक्रेट होता है। अब आप लोग लगा दो कि गैस्ट्रिन भी वहीं से सिक्रेट होता है। देखो, ट्रिप्सिन और इंसुलिन ये पेंक्रियास से होता है और स्टमक से गैस्ट्रिन और पेप्सिन, लेकिन इसमें एंजाइम पूछा है, हार्मोन नहीं। गैस्ट्रिन क्या है? एक हार्मोन्स है। क्या होता है? हार्मोन्स होता है। गैस्ट्रिन क्या है? एक हार्मोन है, और जबकि ये जो पेप्सिन होता है ये एंजाइम है। तो आपसे पूछा क्या गया है? एंजाइम। तो एंजाइम जब पूछेगा तो आप पेप्सिन को याद रखेंगे। टू ओवरकम डायबिटीज अ पर्सन कैन रिड्यूस द इंटेक ऑफ प्रोटीन्स। डायबिटीज से राहत पाने के लिए किसका सेवन कम कर देना चाहिए? सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है इसको, सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, लेकिन उसको फैट्स और प्रोटीन कम कर देना चाहिए। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। फैट और प्रोटीन कम कर देगा तो सही हो जाएगा धीरे धीरे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इससे पहले जो आहार पोषण और स्वच्छता पे मैंने 3 लेक्चर लगभग लिए हैं, तो आप फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के वो लेक्चर जरूर देखिए। जो फर्स्ट लेक्चर था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने विटामिन के बारे में बहुत कुछ बताया था। और विटामिन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम इन्हीं 3 चीज़ों पे पूछे जाते हैं। और आप लोग उसको जो है तैयार ज़रूर कर लीजिए, वो तीनों लेक्चर आप देख लीजिए, तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ से हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो।